तो चलिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यह मानव नेत्र का ही चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा बी, सामंजस्य क्षमता। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग इनका जवाब दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। कह रहा है, जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र को क्या कहते हैं? उस नेत्र को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कौन कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। अगर निकट के वस्तुओं को नहीं देखता है तो यह दूरदृष्टि दोष है। अगला क्वेश्चन के दीजिएगा आंसर। 43 है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? जवाब दीजिए। तो हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलिए अगला देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसका बताइए? सी, जारा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, जारा दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? कौन? अबिंदुकता नेत्र वाला दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में किस तरह के लेंस का दोष का निवारण होता है? तो इसका निवारण होता है बेलनाकार लेंस से। क्या हो जाएगा आंसर? बेलनाकार लेंस से होता है। चलिए आगे। दोष रहित 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं, दृष्टि परिसर। चलिए आगे देखते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो इसको उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए इनका आप लोग जवाब दीजिएगा। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। कहाँ की वस्तुओं को देख सकती है? तो दूर की वस्तुओं को, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को क्या कर सकती है? देख सकती है, ठीक है। दूर की वस्तुओं को, तो ये आंसर होगा इनका। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो धुंधला हो जाएगा भाई, तो इसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। चलिए आगे देखते हैं। जरा दूर दृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि देख लीजिए आंसर दीजिए, इनका जवाब दीजिए। तो हो जाएगा नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण। जरा दृष्टि दोष होता है नेत्र की क्षमता, नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण, नेत्र की सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण। चलिए देखिए, यहाँ पे सी की जगह डी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है आंखों में? यह होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कहाँ परिवर्तन किया जाता है?
तो पक्षमाभी द्वारा, कहाँ पे, पक्षमाभी द्वारा, सी पक्षमाभी द्वारा। चलिए आगे। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के द्वारा हटाते हैं। क्या लेंस है? अवतल लेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? हैं? नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष? इनमें से कोई नहीं भाई इसका आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति दान, आँख के दान कर सकता है, ठीक है, इसीलिए इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से सभी, कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है नेत्र को, ठीक है, इनमें से सभी। आगे देखिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? यानी कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो कितने देर के बाद यानी आंखों को निकाल लेना चाहिए ताकि डेढ़ आंख नहीं हो? तो इसका आंसर दीजिए। देखिए 4 से 6 घंटे के बीच में, 4 से 6 घंटे के भीतर आप आंखों को निकाल लेते हैं तो यह डेड नहीं करेगा, इसको काम में लाया जा सकता है, ठीक है। आगे आगे है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ख ग लिखा गया है, ठीक है, यानी ख का मतलब है आपका बी और ग का मतलब है सी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा डी आंसर। कौन सा होगा? डी, ख और ग दोनों डी होगा, यानी ए सॉरी डी आंसर इनका होगा। तो डी इसका आंसर होगा, यानी ख यानी बी आंसर और इसका सी आंसर, यानी मधुमेह रोग का रोगी भी दे सकता है, दमे का रोगी भी दे सकता है। भैया आँख से क्या संबंध है उनका, ठीक है, लेकिन संक्रमण रोग के व्यक्ति नहीं दे सकता है नेत्र को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, बताइए। देखिए एड्स वाले व्यक्ति यह नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि HIV से यह संक्रमित रोगी यह जानलेवा होता है, ठीक है। आगे आगे है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? देखिए भारत भी क्या है? विकासशील देश है। भारत भी कौन देश है? विकासशील है। विकासशील मतलब विकास के रास्ते पर काफी आगे चल रहा है, तो ये विकसित नहीं है, विकासशील है, ठीक है। तो कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, बताइए। देखिए ये 3.5 करोड़ व्यक्ति हैं, 3.5 करोड़ व्यक्ति कहती है दृष्टिहीन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रिज्म प्रिज्म जानते हैं ना भाई, किसी प्रिज्म, ठीक है, किसी प्रिज्म किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ये होगा कोण आई के बराबर, कोण आई के बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं? इन को विचलन कोण कहते हैं, सॉरी विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, बी विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रिज्म को दो पार्श्व पृष्ठों के बीच को कोण को क्या कहते हैं? चलिए थोड़ा फास्ट में चलिए, तो हो जाएगा बी प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। आगे देखिएगा, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं क्या? प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के
समांतर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो देखिए विचलन इसका एकर विचलन बहुत कम होता है, ठीक है, लाल का। लेकिन तरंग दैर्ध्य लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? बताइए, ये तो हल्का क्वेश्चन है। लाल रंग, यह लाल रंग है भाई, जब खतरे को रंग को दर्शाता है। चलिए आगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन है? तो ये बैगनी है, ये सबसे ज्यादा विचलित होती है, यानी सबसे ज्यादा विचलन करती है। ठीक है, चलिए आगे। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रिज्म से होकर सूर्य का स्रोत प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश श्वेत रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें से लाल रंग का प्रकाश का विचलन है, इसमें लाल रंग प्रकाश का विचलन है सभी रंगों से कम। ठीक है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन होता है, जिसका कौन है और लाल है। लाल का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम, सभी रंगों से कम होता है। चलिए इसका आंसर इनमें क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है तो सभी रंगों से कम है। चलिए आगे। प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग है भाई? 7 7 रंग है। चलिए नेक्स्ट। चलिए प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, क्योंकि बताइए। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, अभी बताया सूर्य के प्रकाश में श्वेत 7 रंग है। चलिए आगे। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंदे के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो 2 आंतरिक परिवर्तन कितने होते हैं? 2। चलिए आगे। जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन हो तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन देखिए। जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन हो तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है बताइए? प्राथमिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक। चलिए। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए, देखिए वर्ण मतलब होता है भाई, वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक है, वर्ण मतलब रंग को बोलते हैं वर्ण। कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए होती है, बताइए क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सभी प्रकाश के लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो किस वर्ण के लिए अधिकतम है बताइए? 71 नंबर क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कौन रंग के लिए अधिकतम है? वर्ण मतलब रंग। ठीक है, तो बैगनी के लिए। कौन चीज के लिए? बैगनी के लिए। चलिए अगला देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है? देखिए सबसे ज्यादा तो बैगनी के लिए है, और सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब भाई सबसे कम किस के लिए है? बताइए किसके लिए है?
तो ये लाल के लिए, सबसे कम किसके लिए है? लाल के लिए है। आगे चलिए। एक प्रिज्म सूर्य एक प्रिज्म सूर्य के एक प्रिज्म सूर्य के एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? कैसा रंग प्राप्त होगा? तो श्वेत रंग प्रसाद श्वेत रंग होगा। ठीक है, चलिए आगे। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? उस वस्तु का रंग कैसा होगा? देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, तो वह वस्तु किस वर्ण का होगा, यानी किस रंग का होगा? ठीक है, तो यह लाल हो जाएगा। लाल पड़ेगा तो पीला थोड़ी ना होगा, लाल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नीले रंग का प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? देखिए, कथी कह रहा है? नीले वर्ण के प्रकाश से, यानी नीले रंग के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त कर दिया जाता है, यानी ढक दिया जाता है। नीले रंग की वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त यानी ढक दिया जाता है, करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। वस्तु कैसा दिखेगा? काला। यह वस्तु काला दिखेगा। ठीक है, काला काला दिखेगा। ठीक है, नीला रंग की प्रकाश से आप हरे रंग की वस्तु को ढक दीजिएगा तो कैसा दिखेगा वो? काला। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेड़ की पत्तियां पेड़ की क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। क्या चीज का परावर्तित करता है बताइए? क्या चीज का परावर्तित करता है? हरे वर्ण का परावर्तित करता है। किस वर्ण का? हरे वर्ण का। हरे वर्ण का परावर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? देखिए, गुलाब कैसा? लाल गुलाब तो लाल होगा। लाल गुलाब। ठीक है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखिए, हरा रंग की रोशनी करके देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? बताइए, कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब हरा में देखिएगा तो भाई ये काला दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? काला दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? वर्ण मतलब होता है भाई रंग। ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन से बताइए? लाल, नीला, हरा। क्या है? डी। क्या है? डी, यानी ये सभी तीनों है। ठीक है, चलिए। प्राथमिक रंग जान लाल, नीला, हरा। लाल, हरा और नीला है। ठीक है, लाल, हरा और नीला है। चलिए, अगर नहीं याद हो तो इसको एक और ट्रिक्स याद कर लीजिए। लाल कर दीजिए बीजेपी को, एक झंडा हमेशा लाल ही रहता है। नीला कर दीजिए वो भीम आर्मी वाला को, भीम आर्मी का हमेशा हरा रहता, सॉरी नीला रहता है। और हरा लगे अवैसी जी को, अवैसी जी हमेशा इस सब का रंग, इस सब का जो झंडा है वो सब का है इसी रंग का है, लाल, नीला और हरा तीनों। यह प्राथमिक रंग है। ठीक है भाई, चलिए हम आगे देखते हैं। तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण क्या कहलाता है? देखिए, कहता है कि श्वेत प्रकाश लाल, हरा और नीला को एक जगह मिला देते हैं, उसमें से एक को घटाने पर कौन सा रंग दिखेगा? ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो
इसमें से रंग दिखेगा आपका मिश्र वर्ण और श्याम तथा पीला। मिश्र वर्ण और श्याम तथा पीला, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है, नीले तथा हरा प्रकाश के मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। देखिए, नीला रंग तथा हरा प्रकाश को, नीला प्रकाश और हरा प्रकाश को मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा। बताइए, किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा, किस वर्ण का प्राप्त होगा। तो यह होगा स्याही, स्याही रंग का उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलाने पर लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलाने पर प्रकाश प्राप्त होगा। क्या होगा, तो यह मंजेटा रंग का हो जाएगा। कौन रंग का हो जाएगा, मंजेटा रंग का, यह मंजेटा रंग का हो जाएगा। ठीक है, यह मंजेटा रंग का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाल तथा 82 नंबर को 109 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश को मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा। किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा, जवाब दीजिए। सी, पीला रंग का। ठीक है, पीला रंग का। चलिए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट में थोड़ा, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष या प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, दोनों स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य हैं। क्या आंसर होगा इसका। ये देखिए, इंद्रधनुष तो आप थोड़ी नहीं बनाते हैं, यह मनुष्य थोड़ी, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त करिएगा तो किसका उपयोग होगा, बताइए। प्रिज्म का, बिना प्रिज्म का स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता भाई, प्रिज्म का। ठीक है, आगे। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म हाँ, देखिए क्वेश्चन पे सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण प्रिज्म द्वारा रंगों का विभाजन को क्या कहते हैं। प्रिज्म द्वारा रंगों को विभाजन को क्या कहते हैं, बताइए। विक्षेपण, क्या कहेंगे हम, विक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश को पर्दे पर लिया जाए तो रंगों को बैंड को क्या कहते हैं। रंगों को जो बैंड को क्या कहते हैं, बताइए। रंगों को बैंड को क्या कहेंगे हम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो बैंड बनता है वो सभी को कथी कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम। आगे क्वेश्चन, तारों को टिमटिमाना वायु माध्यम में किस गुण पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है, बताइए। ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ेगा, इसलिए ए आंसर होगा इसका। चलिए आगे। कहता है, वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्य, वास्तविक जो आपको आंख से दिख रहा है, आभासी जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, कल्पना किया जाए उगा रहा। देखिए, सूर्य तो कभी डूबता नहीं है। ठीक है, वो कहीं न कहीं उगा रहता है, हमारी आंखों को नहीं दिखता है। ठीक है, बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो कितने समय का अंतर होता है, बताइए। तो कितने समय का अंतर होता है, या 2 मिनट का होता है। कितना, 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का। आगे देख लीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उदय अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। अगर उदय होगा तो यूँ लाल दिखता है, और डूबेगा तो यूँ कथी होगा, लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर खुलेआम हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलिए। क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ये कौन सी घटना से, बताइए।
तो ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी में विलयन से प्रकाश की पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखाई देता है, यह कैसा दिखाई देता है। तो प्रकाश की पुंज का मार्ग दिखाई देता है, या प्रकाश के पुंज की मार्ग दिखाई देता है, ए नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। घने जंगलों से होकर घने जंगलों से होकर जब प्रकाश घने जंगलों से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश की पुंज को परिकिरणित करता है और प्रकाश की पुंज को मार्ग को स्पष्ट दिखता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहेंगे। ठीक है, टिंडल प्रभाव। अगला देख लेते हैं, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है। देखिए एफ लिखा गया है दोस्त, तो यह डी है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है, प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इसका जवाब दीजिए। तो हो जाएगा प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, कणों के साइज पर। चलिए थोड़ा रह गया। और वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्योंकि क्योंकि क्या बताइए, कि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश को प्रकिरणित नहीं हो पाता है, प्रकाश प्रकिरणित नहीं हो पाता है धूल कणों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखता है। भाई देखो, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में चढ़ जाने के बाद ऊपर से जब वो आकाश को देखता है तो उसको पूरा भाई काला दिखाई देगा। कैसा, काला। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश कणों पर पड़ता है तो कणों का आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं बताइए। प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। आगे चलिए। दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम गुजारने पर, देखिए दूध दूध और शुद्ध पानी से अगर लेजर बीम जो होता है, जो जैसे शादी उदी में आप देखिएगा या डांस उन्स में देखिएगा, लेजर लाइट का जो प्रयोग करता रहता है टॉर्च के रूप में, तो अगर गुजारिएगा दूध और शुद्ध पानी से तो कैसा प्रतीत हो बताइए। तो यह कैसा प्रतीत होगा। तो दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। तो दूध में तो प्रकीर्णन होगा क्योंकि उसमें कोलाइडी कण है, लेकिन पानी में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। अगला है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा का मतलब क्या है, सबसे अधिक। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा, तरंग दैर्ध्य कर रहा है, हम पहले भी बता चुके हैं कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, पराबैंगनी प्रकाश तरंगदैर्ध्य अत्यंत कम में वस्तुओं को देखता है। पराबैंगनी प्रकाश में वस्तुओं को देखना क्या कठिन है, क्या है कठिन है, आसान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है बताइए। कठिन है भाई, पराबैंगनी किरण में देखिएगा ये कठिन काम है। आगे देखिए, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है बताइए। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाएगा इसका, टिंडल प्रभाव। चलिए अगला देख लेते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के अति सूक्ष्म कण
अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, बताइए। नीला, यह हो जाएगा नीला को। चलिए अगला क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे देखते हैं। जब वायुमंडल से होकर प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों, क्यों नीला दिखाई देता है, बताइए। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, ठीक है। लाल की अपेक्षा नीले रंग ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला। चलिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए ये आकाश नीला दिखाई देगा, धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है। आकाश कथी होता है, जब छोटे छोटे कण सब मिलकर क्या होता है, ऊपर चल जाते हैं, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है, ठीक है। देख क्या हो जा रहा है। चलिए दो क्वेश्चन और रह गया। आकाश नीला क्यों दिखाई देता हो गया, आगे देखिए। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। यदि प्रकीर्णन, क्वेश्चन देख लीजिए, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा, कहाँ होगा बताइए। तो प्रकाश होगा, तो ये प्रकाश हो जाएगा भाई श्वेत प्रकाश। क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। आगे देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो भाई नीला का सबसे अधिक होता है। क्या होता है प्रकीर्णन, सब किसका होता है सबसे ज्यादा, नीला का, ठीक है। सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि प्रकीर्णन करने वाले यदि प्रकीर्णन यदि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। तो यह श्वेत प्रकाश होगा जी, तो यह श्वेत प्रकाश होगा, ठीक है। चलिए वायुमंडल वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो पीला का सबसे अधिक होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकीर्णन किस वर्ण का, देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा गलत टाइप किया। आगे चलिए। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाएगा तो एंगस्ट्रम में, क्या किया जाएगा, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में तरंगदैर्ध्य को कहाँ व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो ठीक है भाई, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका पूरा 10th का बिहार बोर्ड का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसमें आपको हम एक को बिंदु नहीं छोड़ेंगे, एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे जिसमें आप अगर मेरे से यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ते हैं तो आप काफ़ी अच्छा नंबर को उठा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अगर ऑब्जेक्टिव अगर जो 50 में अगर 50 आ जाता है तो आपको फर्स्ट डिवीजन नहीं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद।